तो जैसे गरीब की औकात ही नहीं है नजर उठा के होटल को देखने की, समझा? नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने खुद आ जाता। काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जरियस कार में घूमने का मौका मिलता, पर मेरी किस्मत में तो ये गरीब फटीचर लिखा हुआ है। जब नक्श की पत्नी के अंकल नवीन जवेरी उसे ड्राइवर बनाकर शहर के सबसे महंगे होटल में ले जा रहे थे। लक्ष्य, चुपचाप मुझे होटल के बाहर उतारना और गाड़ी को पार्किंग में लगा के वहीं इंतजार करना। और एक बात याद रहे कि वो होटल जो है ना, शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया का है। अगर मेरी मुलाकात उनसे हो गई ना तो तेरी नौकरी की बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम जैसे गरीब को यहाँ वहां साफ सफाई की नौकरी दे दे। It's your luck। नवीन ही नहीं बल्कि घर के सभी लोग नक्श के साथ नौकरों जैसा ही बर्ताव किया करते थे। थोड़ी देर में नक्श और नवीन अंकल होटल के बाहर पहुँचे। पार्किंग में गाड़ी लगा के वहाँ पर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर नवीन अंकल होटल में चले गए और नक्श गाड़ी लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। ओए रुक रुक रुक, ओए फटीचर, यहाँ कहाँ गाड़ी लगा रहा है? दिख नहीं रहा? यहाँ सिर्फ होटल में आने वाले लोगों के लिए गाड़ियाँ लगती है। नक्श के कपड़े और नक्श की हालत इतनी खराब थी कि सिक्योरिटी गार्ड को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इसके साथ इस होटल में आ सकता है। नक्श ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाया, पर नक्श की सस्ती शर्ट और चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था। ये क्या बदतमीजी है? सर ये चुप, बिल्कुल चुप। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि होटल के मालिक शहर के सबसे अमीर इंसान विजय भाटिया की थी। नक्श सर, आप सर इसे माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं है कि आप कौन हैं। अगर आप पहले बता देते कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने खुद आ जाता। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान था कि शहर का सबसे अमीर आदमी इस गरीब को सर क्यों कह रहा है और इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है। मैं आपकी कार पार्क कर देता हूँ। अब भाटिया जी थैंक यू, मगर मुझे अभी निकलना होगा। मैं फिर कभी आराम से आपसे मिलने आऊंगा। ऐसा कहते हुए नक्श वापस होटल के गेट पर पहुंच गया जहां नवीन अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ मर गए थे भैया? जब भी मैं तुम्हें साथ लेकर आता हूँ ना, मेरा काम ही नहीं होता। आज भी विजय भाटिया सर से मुलाकात नहीं हुई, वो पहले ही होटल से निकल गए। ऐसे क्या खड़े हो? अब चलो घर। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका यानी कि नक्श की पत्नी दूसरी तरफ खड़ी थी। काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जरियस कार में घूमने का मौका मिलता, पर मेरी किस्मत में तो ये गरीब फटीचर लिखा हुआ है। न जाने पापा ने क्या देखकर मेरी इससे शादी करवा दी। और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन पापा की बातों में आकर इस शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। नक्श भानुशाली इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस है, मगर जो नक्श भानुशाली की बात हो रही है उसके कतरे कतरे से बेबसी छलक रही है। ओए, कुछ पैसे की जरूरत हो तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। पर नक्श सीधा शहर के सबसे बड़े कार के शोरूम में पहुंच जाता है और कहता है, हेलो, मुझे शोरूम की सबसे महंगी कार चाहिए, वो भी अभी। एक्सक्यूज मी मैम, मनीष अटेंड करो मैडम। अरे यहाँ कोई मजाक चल रहा है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम साइकिल भी उधार में खरीदोगे। पता है यहाँ कितनी महंगी कारें मिलती? प्राइस सुनकर तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी मुझे भिखारी ही समझेगा। ये मेरा कार्ड और इस एड्रेस पर वो गाड़ी तुरंत डिलीवर करा देना। इतना सुनकर सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगते हैं।
वो नक्श को नजर उठाकर पूरी तरह से एक और बार देखता है और जब वो कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम पर पड़ती है। नक्श भानुशाली। नक्श सर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। आई एम रियली सॉरी। तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं ही हूं, नक्श भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज का मालिक। पर तभी नक्श को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर अभी मैं ये कार ले लेता हूँ तो दिक्कत हो सकती है। अभी थोड़ा रुकता हूँ, बाद में ये कार मंगवाऊंगा। सुनो, यस सर। तुम ये कार अभी यहीं रहने दो, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कब और कहाँ लानी है। जी सर। और इतना कहकर नक्श वहाँ से चला जाता है। आखिर में कौन था ये नक्श भानुशाली और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगा नक्श की सच्चाई का? आखिर क्यों कराई अनिका के पापा ने नक्श से उसकी शादी? और क्या वो जानते थे नक्श की सच्चाई? खैर, इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। कार के शोरूम से नक्श जैसे ही बाहर पहुंचा तो उसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखा भाग्या का फोन था। उसे देखते ही नक्श के सारे सपने छूमंतर हो गए। भाग्य नक्श की बीवी अनिका की कजिन थी जो हमेशा नक्श को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हेलो, क्या बात है जीजा जी, फोन उठाने में इतनी देर लग गई। मेरे फ्री जीजा जी कहीं बिजी थे क्या? नहीं भाग्या, वो मैं। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ना एक काम था। मुझे चीज पेस्ट्री खाने का बहुत मन कर रहा है, तो ग्लोबल बेकरी जाइए और मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आइए। और हाँ, उसे छूने की जरूरत भी मत करना, बहुत कॉस्टली होती है वो पेस्ट्री। भाग्या, मुझे बैंक जाना था और। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वैंक का बहाना ना किसी और को देना। पलना तो वैसे भी आपको हमारे ही टुकड़ों पे है ना? तो बहाना वहाना छोड़िए और जाइए मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आइए। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना और बॉक्स तो बिल्कुल मत खोलना। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे घर आइए पेस्ट्री लेकर, ठीक है? बाय। खैर, नक्श ग्लोबल बेकरी पहुंचा, पेस्ट्री ली और वापस घर आ गया। लेकिन यहाँ तो नक्श के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास चित्रा अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी चित्रा जी की एक सहेली ने अपने चश्मे की तरफ देखकर कहा, चित्रा, देखना, तेरे यहाँ आते वक्त मेरे चश्मे का ग्लास निकल गया और अब मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर ठीक करवा देती हूँ। अरे नहीं, ये चश्मा इम्पोर्टेड है, पूरे 2 लाख का लिया था मैंने, और मैं किसी नौकर पे भरोसा नहीं कर सकती। वैसे भी कभी मैंने टूटा हुआ चश्मा आज तक नहीं पहना है, पर क्या करूँ, घर भी तो जाना है वापस और मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। सो नक्श उस तरफ से निकला ही था जब चित्रा जी की नजर उस पर पड़ी। नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर। वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे सुनो नक्श। उन्होंने नक्श को पुकारा। नक्श ने जैसे ही चित्रा की आवाज सुनी वो ठिठक गया। वो समझ गया कि अब कोई ना कोई नया बवाल होने वाला है। नक्श, यहाँ। इनका चश्मा ठीक करवा के लाओ जरा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, इन्हें निकलना है। समझ गए ना? चित्रा, तू ये काम अपने दामाद को बोल रही है? सॉरी बट ये अच्छा नहीं लग रहा, तू बुरा मत मान। हाँ, इतना सुनते ही चित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में ना इनको बहुत मजा आता है। किसी और का भी कोई काम हो ना तो बता देना। अब दामाद है तो क्या हुआ, चश्मे का ग्लास ही तो लगवाना है, वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। चित्रा जी की ये बातें सीधा नक्श के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। मगर अभी मैं। बहस नहीं, जल्दी से काम करके आओ, जबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी।
वो तो दामाद हो तो थोड़ी सी इज्जत दे रही हूं। भिखारी कहीं का। पता नहीं अनिका भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। बस सही से फिट करवा कर लाना, और हाँ, अच्छी दुकान पर जाना। बहुत महंगा है ये चश्मा, समझ गए ना? नक्श सर झुकाए उस चश्मे की तरफ देखने लगा। उसे जाते देख चित्रा की दूसरी सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। नक्श सभी की बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी अनिका की तस्वीर देखते हुए मन ही मन बोला, इतनी बेइज्जती के बाद अभी भी मैं अगर इस घर में टिका हुआ हूं ना, तो सिर्फ इसलिए अनिका, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर नक्श बाहर आ गया। वो अपनी ई स्कूटर लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी अनिका का कॉल आया। हेलो। अच्छा सुनो, क्या आज आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? कुछ काम था अर्जुन। हाँ, मैं अभी आता हूँ। अनिका की ये बात सुनकर नक्श के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसके पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार अनिका ने उसे ऑफिस बुलाया था। वो ही थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। अनिका का चेहरा देखे बिना नक्श को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो अनिका की हर एक खुशी के लिए खुद को लाख बार कुर्बान कर देता। रास्ते में नक्श को मोहन लाल स्वीट्स दिखा, जहाँ की जलेबियां अनिका को बचपन से ही बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर नक्श ने स्कूटर रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 200 का एक नोट पड़ा हुआ था। ओहो, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। सोचा था टी शर्ट खरीद लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अनिका से बढ़कर कुछ नहीं, उसकी पसंद की जलेबी ले लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। जैसे ही नक्श वापस मुड़ा तो उसे अपनी सास के दिए हुए काम याद आए। उसने एक नजर घूरकर उस चश्मे की तरफ देखा और कहा, सॉरी आंटीज और सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, लेकिन मेरे लिए अनिका से बढ़कर कुछ नहीं। आपसे थोड़ा सुन ही लेंगे। इतना कहकर नक्श ने वो चश्मा फेंक दिया। आज वो पहली बार अनिका के ऑफिस जा रहा था। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। इडियट, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। इस ऑफिस के अंदर ना तुम्हारे खड़े होने की भी औकात नहीं है और तुम टहल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हारे बाप का घर हो। कौन हो तुम? शायद विहान ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। विहान ने एक नजर नीचे जमीन पर पड़ी जलेबियों को देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचलकर बाहर निकल गया। विहान वहाँ से जा चुका था और तभी नक्श की नजर अनिका पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो अनिका की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दी। कोई नहीं अनिका, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। जाने भी दो ना अनिका, जो भी हुआ वो मेरे साथ हुआ और उसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो बीत गई वो बात गई, समझ रही हो तुम? दूर हटिए, चले क्यों नहीं जाते आप मेरी जिंदगी से? नर्क बना रखा है आपने मेरी जिंदगी को। पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर आप चाहते क्या है? पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी आपसे। उस गलती की सजा आज तक मिल रही है मुझे। आप तो मेरे काबिल भी नहीं थे। आपको ना अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आती है।
आज ड्राइवर नहीं था तो मैंने आपको इसलिए बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने काम के भी लायक नहीं है। यहाँ आके आपने मेरे इतने पुराने बिजनेस पार्टनर मिस्टर विहान तक को नाराज कर दिया। जहां जाती हूं मैं, आप मुझे बेइज्जती के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। क्या है ये सब? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है? इसे अभी डस्टबिन में डालो। विहान अपनी कार में पहले से ही बैठकर अनिका का इंतजार कर रहा था। फिर नक्श के सामने ही अनिका अपने बिजनेस पार्टनर विहान की कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। नक्श ने एक नजर अपनी खराब ई स्कूटर की तरफ देखा। वहीं खटारा ई स्कूटर जो अब नक्श की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए नक्श खुद से ही बोला, कोई बात नहीं अनिका, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हैं, बस मेरे हालात गलत हैं। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो, इस बात का एहसास होगा आपको। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही नक्श का मोबाइल बज उठा। हेलो, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई? ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। कहाँ थे अब तक? माँ जी वो मैं अनिका को लेने चला गया था, उसका फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पर वो मेरे साथ यहाँ नहीं आई है। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वहाँ से चली गई थी। रात होने आई है और तुम कह रहे हो कि अनिका अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ है। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन नहीं सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। जाओ उसे ढूंढो जाके कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे में अनिका घर के अंदर चाहिए। इतना कहकर चित्रा जी ने फोन काट दिया। नक्श ने अनिका का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे अनिका की फिक्र होने लगी। नक्श के बारे में विहान को भले ही नहीं पता था, मगर नक्श विहान के बारे में कई बार अनिका के मुंह से सुन चुका था कि विहान उसका पुराना बिजनेस पार्टनर है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। नक्श ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर अनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आई। अनिका! नक्श ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखा नक्श ने कमरे के अंदर जिसने उसके होश उड़ा दिए? क्या कमरे के अंदर विहान के साथ अनिका ही थी? ऐसा क्या देखा नक्श ने कि वो गुस्से से पागल हो गया? अब क्या करेगा नक्श? जाने इन सभी सवालों के जवाब। जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए बेस्ट ऑडियो शोज इंस्टा एम्पायर। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन को क्लिक कीजिए और पॉकेट FM डाउनलोड कीजिए।